नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इस क्रम में हम बात करेंगे आज तीसरी वीडियो लेक्चर की, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण और विकास। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। देखिएगा, भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया जनरली हम क्या करते हैं कि हम कैबिनेट मिशन से शुरू कर लेते हैं। बहुत साधारण तौर पर जब हम अध्ययन करते हैं तो कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत में आया, कैबिनेट मिशन के साथ 9 दिसंबर 1946 से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा बना दी। कैबिनेट मिशन ने क्या किया, भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया। कैसे किया हम आगे देखेंगे। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई और धीरे धीरे करके 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान निर्माण पूरा हो गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भारत में लागू हो गया। हम साधारण तौर पर यहाँ तक पढ़ लेते हैं कि कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा का निर्माण किया और संविधान सभा का निर्माण करने के बाद संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई, जो कि 26 नवंबर 1949 तक चली और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो गया। लेकिन इतने से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें देखना होगा कि भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, यानी कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो देखिएगा आप, भारत में अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों के शासन से पहले भारत में गुलाम वंश रहा, खिलजी वंश रहा, तुगलक वंश रहा, सैयद वंश रहा और लोदी वंश रहा। इतने वंश होने के बाद फिर आया मुग़ल वंश, या कहते हैं मुग़ल काल आया। मुग़ल काल 1526 से शुरू होता है और 1707 तक चलता है। 1707 में इसलिए कह रहा हूँ कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ये सब दिल्ली सल्तनत के शासक थे, जिसमें गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक का आपने नाम सुना होगा। खिलजी वंश, खिलजियों से आप परिचित हैं, आपने पद्मावत मूवी देखी हो, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसके अलावा तुगलक वंश की बात होती है, सैयद और लोदी वंश की बात होती है। इसके बाद मुग़ल काल शुरू होता है 1526 से। मुग़ल काल शुरू होता है बाबर से। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां और शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। अगर सीधे रूप से कहें कि भारत में मुस्लिम शासकों का अगर अंत हम कहें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में मुग़ल काल लगभग समाप्त सा होता चला गया है, क्योंकि औरंगजेब के बाद भारत में कोई ढंग का मुग़ल शासक नहीं रहा जो मुग़ल साम्राज्य को उसी ऊंचाइयों पर ले जाता जिस ऊंचाइयों पर ये सब शासक ले गए थे। अब यहाँ आप देखेंगे कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है कि सबसे पहले गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश, लोदी वंश। मुग़ल काल शुरू होता है 1526 से 1707 तक चलता है, औरंगजेब की मृत्यु तक। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके और बहुत सारे पुत्र शासन करते हैं। बहादुर शाह जफ़र प्रथम, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, शाह आलम अकबर द्वितीय, बहुत सारे शासक राज करते हैं। लेकिन ये सब इतने ताकतवर शासक नहीं थे जो पूरे भारत को एक कंट्रोल में रख सकते, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि इसी बीच में मुग़ल शासकों के टाइम पे यूरोपियों का आगमन हुआ है भारत में। यूरोप के देश से बहुत से लोग आए हैं, जिसमें सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली। आपको पता होगा वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा था। इसके बाद डच कहते हैं नीदरलैंड के लोगों को। चूँकि भारत एक व्यापार का बड़ा केंद्र था, भारत के मसाले पूरी दुनिया में विख्यात थे, या यूँ कहें कि जब वास्को डी गामा भारत आया 1498 में, तो यहाँ आने के बाद जब वो यहाँ से वापस गया तो भारत के मसाले ले गया और ये मसाले यूरोप में 60 गुने दामों में बिके, यानी कि 60 गुना फ़ायदा हुआ। तो जब वहाँ के लोगों को पता लगा कि भारत से व्यापार करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो बहुत सारे यूरोप के लोग भारत में आना शुरू होते हैं। तो 1498 में
आप देखते हैं वास्को डी गामा आ गया है। इसके बाद आप देखेंगे 1596 के आसपास आप देखेंगे तो पुर्तगाली लोग भी, ये नीदरलैंड के निवासी जिनको डच कहा जाता है, ये भी इंडिया में आना शुरू हो गए हैं। इसके बाद अंग्रेज आ गए हैं भारत में। अंग्रेजों ने शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर सन 1600 को, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, उनसे पहले पुर्तगाली, नीदरलैंड के लोग भी भारत में हैं। इसके बाद डेनिश कहते हैं डेनमार्क के लोगों को, ये लोग भी इंडिया में आते हैं व्यापार करने। और सबसे अंत में आते हैं फ्रांसीसी। तो याद रखिएगा, भारत में पुर्तगाली, डच अर्थात नीदरलैंड के लोग, अंग्रेज इंग्लैंड के लोग, डेनिश डेनमार्क के लोग और फ्रांसीसी, ये सब लोग भारत में आते हैं। अब भारत में धीरे धीरे क्या हो रहा है, मुग़ल साम्राज्य ढह रहा है, मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा है धीरे धीरे, जो कि मैंने आपको बताया कि गुलाम वंश से शुरू हुआ। हालांकि इससे पहले आप और जाएंगे, बैक में जाएंगे, 712 में जाएंगे तो मोहम्मद बिन कासिम वगैरह पढ़ते हैं हम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद लगभग 300 साल तक भारत में शांति रही। उसके बाद मोहम्मद गौरी से ये काम दोबारा शुरू हुआ। तो उसके बाद सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना होती है, उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है, तुगलक वंश की स्थापना होती है, सैयद वंश की स्थापना, लोधी वंश की स्थापना। इसके बाद फिर मुग़ल काल शुरू हो जाता है 1526 से बाबर के साथ। बाबर, बेटा हुमायूं, बेटा उसका अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की डेथ 1707 में हो जाती है। और औरंगजेब के बाद कोई भी उत्तराधिकारी उसका ऐसा नहीं होता है जो पूरे भारत को एक कंट्रोल में कर सके। इस बीच में क्या है कि बहुत सारे विदेशी भारत में आ चुके हैं, जिसमें पुर्तगाली, डच, नीदरलैंड वाले, अंग्रेज सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे आखिर में फ्रांसीसी आए हैं। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश डेनमार्क वाले और फ्रांसीसी, ये सब आ गए हैं। और जब इन सब यूरोपियों ने देखा कि भारत में एक सेंट्रल पावर जो थी औरंगजेब के टाइम तक वो ख़त्म हो रही है, और औरंगजेब की डेथ के बाद जब इन सबको ये समझ में आ गया कि सेंट्रल पावर ख़त्म हो गई है, तो धीरे धीरे इन कंपनियों ने क्या किया, भारत में अपना अधिकार जमाना शुरू किया। तो इन विदेशी कंपनियों में आपस में बहुत सारे युद्ध हुए और इसमें सबसे प्रबल दावेदार कौन निकले, अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे भारत पर जितने भी ये विदेशी थे इन सब के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका था, अंग्रेज़ों का था। और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया, कमज़ोर मुग़ल साम्राज्य का फ़ायदा उठाया और पूरे भारत में अपना कंट्रोल कर लिया। धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी, उनको लड़ाई में हराने के बाद उनके संग संधियाँ करके इनडायरेक्ट रूप से अपना शासन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भारत में अंग्रेज़ों के पांव जमते चले गए। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य 1707 में औरंगजेब की डेथ के साथ लगभग ढह जाता है। और यहाँ पर सबसे टॉप लेवल पर शक्ति जो उभर के आती है वो आती है अंग्रेज़ों की। अब अंग्रेज़ों की जो शक्ति है, तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। अंग्रेज़ों का सबसे मेन युद्ध था एक बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है आपका 22 अक्टूबर 1764 को, याद रखिएगा बक्सर, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों का होता है। अंग्रेज़ों का किस किस के बीच होता है, यहाँ बंगाल का नवाब होता है मीर कासिम, बंगाल का नवाब है मीर कासिम। इसके साथ साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और इस समय मुग़ल सम्राट है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। इन तीनों की सेना अंग्रेज़ों की सेना से लड़ती है और अंग्रेज़ों की सेना इन तीनों की सेनाओं को हरा देती है। अंग्रेज़ों की सेना इन तीनों की सेनाओं को हरा देती है। हराने के बाद मीर कासिम मारा जाता है, बाकी ये दोनों अंग्रेज़ों के संग संधि कर लेते हैं। यानी कि 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जब धीरे धीरे अंग्रेज़ों का साम्राज्य बढ़ रहा है, धीरे धीरे अंग्रेज़ों का कंट्रोल इंडिया में बढ़ रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बाकी जो यूरोपीय थे, पुर्तगाली, डेनिश और डच और फ्रांसीसी, इनको दबा रखा था, या तो इन्हें ख़त्म कर दिया था या इन्हें सीमित कर दिया था भारत में। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों का शासन बढ़ रहा है। इससे पहले आप देखेंगे 1757 में प्लासी का युद्ध भी एक होता है, और सबसे निर्णायक जो अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ है 1764 का, इसे कहते हैं बक्सर का युद्ध, जो किस किस के बीच हुआ है, अंग्रेज़ों की सेना के बीच। अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व कौन करता है, हेक्टर मुनरो। ये सब मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा। ये सब इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए कि अंग्रेज़ों ने भारत में किया क्या और कैसे किया, और संविधान बना कैसे। तो अंग्रेज़ों ने बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था उस समय,
अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध जो हमारे लखनऊ इत्यादि का जो एरिया पड़ता है, शाह आलम उस समय मुगल सम्राट थे। इन तीनों की सेना को अंग्रेज़ों ने हरा दिया। हराने के बाद मीर कासिम मारा गया। मीर कासिम मारने जाने के बाद अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब और शाह आलम के साथ संधि कर ली। ये हार गए थे दोनों लोग। मीर कासिम मारा गया था, बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर जाफ़र को। मीर कासिम मारा गया और अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफ़र को। स्टार्टिंग में जैसे ही बक्सर का युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद जैसे ही बंगाल पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल होता है, तो अंग्रेज़ सीधे सीधे खुद राज नहीं करते, वो मीर जाफ़र को वहाँ पर एक व्यक्ति था, एक सेनापति था, उसको मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ जानते थे कि अगर सीधे सीधे वहाँ के राजा को मारकर अगर अंग्रेज़ अपने आप को सम्राट घोषित करेंगे तो जनता भड़क जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने स्टार्टिंग में अपने आप को वहाँ का सम्राट घोषित ना करके बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया। हालांकि मीर जाफ़र वहाँ का नवाब था, लेकिन शासन कौन कर रहे थे, अंग्रेज़ कर रहे थे। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ ने क्या किया, भारत पे कंट्रोल करना शुरू किया। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का भारत में शासन स्थापित हो गया। जब अंग्रेज़ों का भारत में शासन स्थापित हो गया, तब अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत पर सीधे रूप से शासन करना शुरू कर दिया। सीधे रूप से शासन करना शुरू कर दिया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। अब ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है वो हुई है 31 दिसंबर सन 1600 को। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया बक्सर के युद्ध के बाद भारत में। 1600 का राजलेख, ये इंग्लैंड की महारानी के द्वारा बनवाया गया था राजलेख। इस राजलेख के द्वारा, राजलेख का मतलब क्या है, एक सरकारी डॉक्यूमेंट है ना, एक सरकारी डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के द्वारा 31 दिसंबर सन 16 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में, है ना, इंग्लैंड से भारत पूर्व में पड़ता है, पूर्वी देशों में क्या किया, भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई थी। इंडिया में आने के बाद उसने क्या किया, धीरे धीरे इंडिया पर कब्जा कर लिया और 1764 के युद्ध के बाद उसका सीधे रूप से भारत में शासन शुरू हो गया। यानी कि मुगल काल खत्म हो गया है, लगभग मृतप्राय हो गया है और अंग्रेज़ों का सीधे रूप से भारत में शासन स्थापित हो गया है। और किसके बाद सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सी थी, 1764 का बक्सर का युद्ध। इसके बाद अंग्रेज़ों का भारत में पूरी तरह से शासन शुरू हो गया है। जब 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद भारत में इनका शासन शुरू हो गया है, तब होता क्या है कि जो इंग्लैंड की सरकार है, इंग्लैंड का शासन है, उसे ये बात पता लग जाती है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल किसका था, इंग्लैंड का था, इंग्लैंड की सरकार का था, इंग्लैंड की महारानी का था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन इंडिया में है, इसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड से कानून बन के आता था। इंग्लैंड से कानून बन के आता था और वो कानून ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में लागू कर दिया करती थी। उसी के थ्रू इंडिया में शासन ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो स्टार्टिंग में जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है, तो धीरे धीरे इंग्लैंड से कानून आना शुरू होते हैं। इंग्लैंड से कानून बन के आता था और वो कानून इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लागू होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी उसी कानून के आधार पर इंडिया में शासन करती थी। तो सबसे पहला कानून जो आया वो आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिएगा आप, एक बार आप और समझिएगा यहाँ। अब 1764 के बाद सबसे पहला शासन किसका हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत बहुत सारे कानून आना शुरू हो गए। इंग्लैंड से कानून आता था, यहाँ लागू हो जाता था, इंग्लैंड से कानून आता था, इंडिया में लागू हो जाता था। लेकिन 1857 की क्रांति इंडिया में हो जाती है। 1857 की क्रांति इंडिया में हो जाती है। इस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की। इस क्रांति के दौरान क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध हुआ। 1858 तक आते आते यह क्रांति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। जब यह क्रांति शांत हो जाती है तो इंग्लैंड की महारानी को ये पता लग जाता है कि भारत में जो लोग हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से खफा हैं, गुस्से में हैं। क्रांति कंट्रोल में आ गई। अंग्रेज़ों ने दोबारा वो सारी चीज़ें, जैसे आप देखेंगे लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, इस तरह से आप देखेंगे बरेली में खान बहादुर खान। तो जो जो एरिया क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिए थे,
अंग्रेज़ों ने दोबारा से 1858 में उन एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। तो जब क्रांति समाप्त हो गई तो इंग्लैंड की महारानी को ये पता लग जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जिस प्रकार से शासन किया है, लोग उससे बहुत ज़्यादा खफा हैं। तो भारत में महारानी ये घोषणा करती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब नहीं रहेगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला आ रहा है 1764 के बाद, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने के बाद अब भारत में इंग्लैंड की महारानी सीधे राज करेंगी। यानी कि अब भारत का शासन किसके अंडर में आ जाएगा, इंग्लैंड की महारानी के अंडर में। देखिएगा, ये भारत के लोगों को एक तरह से यूँ कहें बहलाने वाली बात थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी इनडायरेक्टली किसके अंडर में था, इंग्लैंड की सरकार यानी कि महारानी के अंडर में था। लेकिन अब चूंकि लोग खफा हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो इन्होंने एक नई चाल चली कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दो और भारत का शासन किसके अंडर में आ जाएगा, इंग्लैंड की महारानी के अंदर आ जाएगा। तो बहुत सारे एक्ट पहले किसके अंडर में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में बहुत सारे एक्ट भारत में लागू हुए हैं। ये जितने एक्ट आपके सामने लिखे हैं वो किसके अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत ये सब एक्ट इंडिया में लागू हुए। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो 1858 के बाद जितने भी एक्ट आएंगे वो किसके अंदर में आएंगे, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। यानी कि भारत के संवैधानिक विकास की बात अगर करें तो भारत का संवैधानिक विकास किसके अंडर में हुआ है, अंग्रेज़ों के अंडर में शुरू हुआ है। क्योंकि बाकी सारे यूरोपियों को अंग्रेज़ों ने मार के भगा दिया या उन्हें सीमित कर दिया, मुग़ल काल समाप्त हो गया है, अंग्रेज़ों का शासन है। तो भारत में जितना भी संवैधानिक विकास है वो सबसे पहले किसके अंडर में हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। क्योंकि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1858 तक, तब तक ये सारे एक्ट आए हैं, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो ये किसके अधीन आए हैं, कंपनी के अधीन एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया 1858 में, किसकी वजह से, क्योंकि क्रांति हो गई थी, लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से दुखी थे। तो अब जो एक्ट आए हैं वो किसके अंदर आएंगे, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत संवैधानिक विकास। यानी कि एक्ट अब भी चल रहे हैं लेकिन किसके अंतर्गत माने जाएंगे, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो यहाँ कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास जो है वो दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, यानी कि वो एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत आई, और वो एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त होने के बाद ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आई। तो ये सारे एक्ट हमें पढ़ने होंगे एक एक करके। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एक्ट हैं, फिर अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे इनको। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास में जो जो एक्ट आए हैं कंपनी के तहत, तो सबसे पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिएगा 1764 में जब बक्सर का युद्ध हो गया है, अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया है, तो सबसे पहला एक्ट कब आ गया, 1773 में आ गया। जैसी सरकार को पता लगा ब्रिटेन में कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया है, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए वहाँ से कि तुम ऐसे ऐसे काम करोगे, एक एक्ट बना के भेजा जिसको कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये किसके अंदर में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट पहला, 1813 का चार्टर एक्ट दूसरा, 1853 का चार्टर एक्ट तीसरा, और 1833 के बाद 53 का चौथा चार्टर एक्ट। चार चार्टर एक्ट जो आए थे वो चारों किसके अंतर्गत आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्ट हमें स्टडी करने होंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत आए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए हैं, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1873 का अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम 1876, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन 1927, भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, बेबल योजना एवं शिमला समझौता 1945, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार का गठन जो कि 1946 में हुआ, और सबसे अंत में संविधान सभा का गठन, और इस संविधान सभा ने ही हमारे संविधान का निर्माण पूरा कर दिया। तो भारत में संवैधानिक विकास की अगर बात करें तो वो एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत आए और वो एक्ट जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आए सब अंग्रेज़ों के टाइम पे ही, लेकिन 1857 तक आप देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था,
1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, यानी कि महारानी सीधे सीधे भारत का शासन देख रही थी, तो ये सारे एक्ट ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आए हैं। तो हमें इन सभी एक्ट को स्टडी करना है, जिसमें अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि भारत का संवैधानिक विकास कहाँ से शुरू हुआ, कि स्टार्टिंग में सारे मुस्लिम शासक थे, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। मुग़ल साम्राज्य 1526 से शुरू होता है, जो कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य लगभग ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे अंग्रेज अपना आधिपत्य बढ़ाते हैं, अपना कंट्रोल बढ़ाते हैं। बाकी जितने विदेशी थे, जिसमें पुर्तगाली, डेनिश, डेनमार्क के, डच, नीदरलैंड के और फ्रांसीसी, इन सब के ऊपर मेन कंट्रोल किसका रहता है? अंग्रेज़ों का। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ पूरी तरह से भारत में छा जाते हैं और धीरे धीरे अपना शासन शुरू कर देते हैं। अंग्रेज़ों को शासन को कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड से एक्ट बन के आते थे, जो सब आपके सामने लिखे हैं। इन एक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट आए हैं, और वो एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त होने के बाद। देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म नहीं करी थी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया था। जब 1857 की क्रांति हो जाती है, तो अंग्रेज़ों को पता लग जाता है इंग्लैंड में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से लोग दुखी हैं। तो अंग्रेज़ घोषणा करते हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, केवल व्यापार करेगी। शासन कौन करेगा? इंग्लैंड की महारानी। भारत का शासन कौन देखेगा? अब इंग्लैंड की महारानी। इसीलिए कहते हैं कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो ये जितने भी एक्ट हैं वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आते हैं, और ये जो एक्ट थे वो किसके अंतर्गत आ रहे थे? कंपनी के अधीन आ रहे थे। तो अब अगले वीडियो से हम इनको एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। आशा करता हूँ ये एक ओवरव्यू आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।